हम पढ़ रहे हैं आज रास सिस्टम। रास सिस्टम चलता है हमारी बॉडी के अंदर। इसका फुल फॉर्म है रास सिस्टम का रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये कब चलता है हमारी बॉडी में? जब हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना हो, रेगुलेट करना हो, जब ब्लड प्रेशर इमीडिएट फॉल होने लगता है, उस सिचुएशन में हमारी बॉडी में रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। पहला रीजन जब ब्लड प्रेशर लो होगा, और दूसरा जब ब्लड वॉल्यूम लो होता। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे क्यों चलता है ये। अगर बीपी ब्लड प्रेशर अगर सडनली फॉल हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में रास सिस्टम चलेगा। ठीक, जो दूसरा सिचुएशन है वो है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है उस सिचुएशन में भी हमारी बॉडी में रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी में रास सिस्टम चलता है। ये एक फिजियोलॉजी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। रास सिस्टम एग्जैक्टली बॉडी में एक्टिवेट कैसे होता है। ठीक है, तो उसी सिस्टम को मैं ये पूरा डायग्राम बना लिया हूँ। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है एओर्टा। ठीक, और ये है कैपिलरी जो एओर्टा से फर्दर डिवाइड है, आर्टेरियोल्स। ठीक, और ये है वेन्यूल्स, ये जो डिवाइड है इधर से। और ये है हमारा नेफ्रॉन जो किडनी का एक पार्ट है। ठीक है, और नेफ्रॉन के जस्ट ऊपर है ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, और ये है एफरेंट आर्टरी, ये इफरेंट आर्टरी, और ये हमारा किडनी है, और किडनी के ऊपर है एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये है हमारा लीवर। और इस छोटे से पार्ट्स को मैं बनाया हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये है हमारा लंग्स। बिल्कुल क्लियर है डायग्राम से, कोई इशू नहीं है। अब देखो कि होता कैसे है ये एग्जैक्टली ये रास सिस्टम एक्टिवेट कैसे होता है, क्यों होता है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका। देखो होता क्या है कि डेली पर मिनट बॉडी जो कार्डियक आउटपुट होता है पर मिनट, जो हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को 5 to 6 लीटर। अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो 5 से 6 लीटर ब्लड पर मिनट हमारा हार्ट पंप आउट करता है बाहर बॉडी में। उसमें से 20 to 25% किडनी के अंदर आता है ब्लड। होल ब्लड में से 20 to 25% जो ब्लड है, समथिंग 25% मान लो, ये ब्लड आता है किडनी में, और किडनी में फर्दर आके वो आर्टेरियोल नेफ्रॉन के पास आता है और फिल्टर होकर निकलता है। ठीक है, तो उससे हमें मतलब नहीं है, फिलहाल वो हमारा फोकस नहीं है, उसको हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ हम जो कवर करने वाले हैं उस चीज को देखो। अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर लो हो गया, या ब्लड वॉल्यूम लो है, या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं है, किडनी का एक आपने पढ़ा होगा किडनी में जो मेन फंक्शन है इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखो मेंटेन कैसे करता है। तो जब ब्लड यहाँ से आता है इस वुमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के पास फिल्टर होने के लिए, तो जब ब्लड यहाँ से अगर यहाँ से निकलेगा, जब आरबीसी पूरे होल ब्लड जब यहाँ से निकलता है, तो अगर ब्लड वॉल्यूम कम है और बीपी लो है तो कम अमाउंट्स में ब्लड निकलेगा यहाँ से। ये एफरेंट आर्टरीज को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टरी। ठीक है, तो एफरेंट आर्टरी से जब ब्लड आता है तो ये ब्लड अगर वॉल्यूम कम हुआ और ब्लड प्रेशर अगर कम है, ठीक है, तो जैसे यहां से निकलेगा तो इस कैपिलरीज के पास, एफरेंट आर्टरी के पास एक स्पेशल सेल है, ये सेल। ठीक है, ये सेल, इस सेल का नाम है पोल्की सेन सेल। पोल्की सेन सेल। ठीक, और इस सेल के ऊपर एक स्पेशल रिसेप्टर होता है। इस सेल के ऊपर एक स्पेशल रिसेप्टर होगा, यहां बना देता हूं मैं समझाने के लिए। और इस रिसेप्टर को बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। ये है बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर का काम है, ये मेजरिंग डिवाइस है, ये सेंसिंग डिवाइस है, एक तरह से ब्लड वॉल्यूम को सेंस करता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन सेंसिंग डिवाइस या ब्लड वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस है, ये एक तरह का सेंसिंग डिवाइस है। ठीक, तो जब कम ब्लड यहां से निकलेगा फिल्टर होने के लिए, तो ये जो पोल्की सेन सेल है और इसके ऊपर जो बैरो रिसेप्टर है, ये सेंस कर लेंगे कि इस जहां ये जो ब्लड इसमें अंदर जा रही है, इसके अंदर ऑक्सीजन या ब्लड वॉल्यूम इसका कम है। ठीक है, सेंस कर लेंगे। सेंस करने के बाद, ठीक, सेंस कर लेंगे
तो ये एक स्पेशल प्रोटीन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, उस हार्मोन्स को हम बोलते हैं रेनिन हार्मोन। ये ब्लड में रिलीज करेंगे रेनिन। रेनिन एक तरह का हार्मोन है, कई लोग इसको प्रोटीन भी बोलते हैं, रेनिन ऑल्सो प्रोटीन हार्मोन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये पोल्की सेंस सेल रिलीज क्या करेगा, सेंस करने के बाद ये रिलीज करेगा रेनिन हार्मोन, और रेनिन हार्मोन रिलीज करेगा ये ब्लड में। ठीक है, तो वो रेनिन हार्मोन होते हुए इस फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होते हुए ये रेनिन हार्मोन आएगा इफरेंट आर्टरी में। ये वाला जो आर्टरी है हमारा, इसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। एफरेंट जो आ रहा है उसको एफरेंट, और जो निकल रहा है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अब ये आर्टरी क्या होगा, ये आर्टरी यहां से निकलेगा, सॉरी ये रेनिन हार्मोन जो यहां से है ये निकलेगा उस टाइम। ठीक, जब रेनिन हार्मोन्स रिलीज हो जाएगा ब्लड्स के अंदर, उस समय हमारा लीवर उस समय रिलीज करता है एक स्पेशल प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन है। उस प्रोटीन्स को बोलते हैं प्लाज्मिनोज, सॉरी उस प्रोटीन को बोलते हैं एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन। एक लीवर उस समय रिलीज करेगा एक प्रोटीन ब्लड्स के अंदर, उस प्रोटीन्स को बोलते हैं एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन। उस समय हमारा लीवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, जब रेनिन यहां से यहां आ जाएगा लीवर के पास, ठीक है, तो ये रेनिन ये एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। यहां एक चीज देखो, एनजीओ का मतलब होता है वेसल्स। ठीक है, और टेंसिनोजन का मतलब होता है, टेंसिनोजन एक प्लाज्मा, टेंसिनोजन प्रेशर के निमित्त करता है। टेंसिनोजन का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन एक तरह का, और ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तब एनजीओ का मतलब ब्लड वेसल्स, ठीक है, टेंसिनोजन का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, तो देखो वो करवाता कैसे है, रेनिन आ गया रिलीज होके, और ये एंजियोटेंसिनोजन लीवर ने रिलीज कर दिया एंजियोटेंसिनोजन। अब ये रेनिन क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करेगा। ठीक है, और इस एंजियोटेंसिनोजन को एक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। कब कन्वर्ट हुआ, जब रेनिन ने इस एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट किया, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में। ठीक, अब ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट देखो, ये ब्लड में, ये सब प्रोसेस ब्लड में ही होता है। ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होकर कहां गया, ब्लड के थ्रू होते हुए ये पहुंचता है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो लंग्स के अंदर ये अगर कैपिलरीज है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ये फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड है। ठीक, कैपिलरी में जब ये डिवाइड है लंग्स के अंदर, तो ये देखो यहाँ इस ब्लड वेसल्स को मैं कैपिलरीज में डिवाइड कर दिया हूं। इस कैपिलरीज के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक, जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इस कैपिलरीज के अंदर देखो, ये यहां पे मैं ग्रीन कलर से बनाया हूं, इस एंडोथेलियल सेल्स को बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2, शॉर्ट में इसको बोला जाता है S2। ठीक है, तो जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट यहां से जैसे निकलेगा, क्रॉस करेगा इस एल्व्यूलर एंडोथेलियल सेल्स को, सॉरी ये कैपिलरीज जो लंग्स के अंदर कैपिलरीज है, उस कैपिलरीज के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स है, जैसे ही एंजियोटेंसिन फर्स्ट क्रॉस करेगा, इस एंजियोटेंसिन को, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को ये हमारा कन्वर्टिंग एंजाइम, ये इसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहां से क्रॉस करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकेंड्स के अंदर, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन सेकेंड्स। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकेंड मोस्ट पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है। देखो बहुत सारे फंक्शन है इसके, ये मोस्ट पावरफुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर
कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। एंजियोटेंसिन का बहुत सारा काम है, देर आर मेनी लॉट्स ऑफ वर्क ऑफ एंजियोटेंसिन। सेकंड मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक क्या क्या वर्क है। ये जानो कि सबसे ज्यादा वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है ब्लड वेसल्स को। देखो कैसे, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। पहला फंक्शन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड कन्वर्ट वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। अब इस चीज को यहाँ पे ड्रॉप आउट करते हैं, अब यहाँ आते हैं। देखो होता क्या है, अगर एक चीज है, अगर ब्लड वॉल्यूम अगर यहाँ कम हो आ रहा है या ब्लड प्रेशर फॉल है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यहाँ से जब ब्लड यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर आएगा, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के पास, तो यहाँ पे जो फिल्टर आउट होंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स या वाटर या ब्लड प्लाज्मा जो फिल्टर आउट होंगे वो लेस अमाउंट में होंगे, लेस अमाउंट में होंगे, ठीक। क्यों लेस अमाउंट में होंगे? क्योंकि ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम कम है और ऑलरेडी ब्लड प्रेशर भी कम है, ठीक। तो जब ब्लड वॉल्यूम कम है तो यहां से जो भी फिल्ट्रेशन रेट होगा वो लेस अमाउंट में होगा। तो लेस अमाउंट पे जब फिल्ट्रेशन होगा तो इसमें यहाँ पे जो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम पोटेशियम, इनका रीएब्जॉर्प्शन लेस अमाउंट में होगा। जो इनका रीएब्जॉर्प्शन होगा वो भी लेस अमाउंट में होगा, ठीक। जब लेस अमाउंट में जब यहाँ पे फिल्टर होगा तो यहाँ पे जो सोडियम और पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होगा 60% यही एब्जॉर्ब हो जाता है। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, शुगर, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सारे 60 to 70% प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नॉर्मली 60% एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ऑलरेडी ये कम होके आ रहा है, तो जब ऑलरेडी कम होके आ रहा है तो यहाँ से जो सोडियम निकलेगा यहाँ से और यहाँ होते हुए निकलेगा, ऑलरेडी ये कम निकलेगा, ठीक। तो ऑलरेडी कम निकलेगा, जब यहां पहुंचेगा सोडियम, जब सोडियम यहां पहुंचेगा तो देखो क्या होता है, डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स बोलते हैं इसको, डीसीटी, और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये है हमारा कलेक्टिंग डक्ट और ये है लूप ऑफ हेनले। तुम ऑलरेडी जानते हो, इसको अपन बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ठीक है। और ये है पूरे को नेफ्रॉन बोलते हैं हम। अब देखो होता क्या है, जब लेस अमाउंट में सोडियम पहुंचेगा डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के पास, जब लेस अमाउंट में पहुंचेगा तो ये इस डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के ऊपर देखो मैंने एक स्पेशल सेल बनाया है और ब्लैकिश सेल है ये। और ये सेल सोडियम सेंसिंग सेल है, सोडियम को सेंस करता है ये सेल, ठीक है। और ये सेल्स जब ऑलरेडी कम फिल्टर आउट हुआ है सोडियम और 60% यही एब्जॉर्ब हो गया, 10% यहां एब्जॉर्ब होना चाहिए, ठीक। लेकिन ब्लड वॉल्यूम ही कम है तो 10% यहां एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, 10% यहां पहुंचेगा ही नहीं, कम पहुंचेगा। जब कम पहुंचेगा तो ये जो सेल्स हैं, जो स्पेशल ये सेल्स हैं, ठीक, ये सेल्स सेंस करेंगे सोडियम को। तो जब सेंस करेंगे तो इनको ये फील होगा कि ये तो सोडियम यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेस अमाउंट में है। यानी ये अंदाजा लगा लेंगे ये सेल की, यानी कि ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम है। तो ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो ये ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से ये इस सेल्स को ट्रिगर करेंगे, पॉल्की सेंस सेल को, ठीक है, पॉल्की सेंस सेल्स को। और पॉल्की सेंस और रेनिन रिलीज करेगा, और रेनिन रिलीज करेगा। यानी कि ये एफरेंट आर्टरी और डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के ऊपर ये जो सेल हैं ये एक दूसरे से अटैच्ड है, कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यू है, ये है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। ये कनेक्टिव टिश्यू इस सेल्स और इस सेल्स को जोड़ के रखता है। एक चीज ये ब्यूटीनेस, ये खूबसूरती देखो, ये कनेक्टिव टिश्यू इस सेल्स को और इस सेल्स को जोड़ के रखता है। लेकिन मैं एक चीज और मैं यहां मेंशन करूंगा कि ये देखो ये सब नॉर्मल सेल दिख रहे हैं, एपिथेलियल सेल, लेकिन ये सेल्स इन सेल्स के कंपैरिजन में ये सेल्स कुछ अलग है। क्यों अलग क्यों है? देखो जब जो रिसर्चर थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा, नेफ्रॉन की जब स्टडी की तो वो ये देखे कि ये बाकी सेल नॉर्मल है, लेकिन जो डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के ऊपर जो सेल है ये थोड़ा डार्कर कलर है, और इस सेल्स के मुकाबले ये सेल्स कुछ अलग है, चेंज है, ठीक। तो इस सेल्स का नाम रखेंगे मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा,
मेक्यूला डेंसा का मतलब होता है, मेक्यूल्स का मतलब मेक्यूल शेप में ये दिखे, नॉर्मल सेल से कुछ अलग दिखे ये, और डेंस का मतलब होता है डार्कर। ठीक है, इन सेल्स के कंपैरिजन में ये मैक्यूल शेप में दिखे और डार्कर दिखे, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मैक्यूला डेंसा। और मैक्यूला जो डेंसा सेल है वो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के जस्ट ऊपर पाया जाता है, और ये सोडियम सेंसिंग सेल है। ठीक है, सोडियम सेंसिंग सेल है। तो अब एक चीज जान लो, मैक्यूला डेंसा प्लस कनेक्टिव टिश्यू प्लस पॉल्की सेल, इन्हीं तीनों सेल, ये है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इन्हीं तीनों सेल्स के कनेक्शन को हम बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। इस तीनों सेल को बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। एग्जैक्टली जो किडनी में बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, तो एग्जैक्टली यही तीन सेल का ग्रुप है जिसको अपन बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस, पॉल्की सेल, कनेक्टिव टिश्यू और मैक्यूला डेंसा सेल। ठीक है, तो जब एक तो यहां से डायरेक्ट देखो अब हुआ क्या इसके अंदर, एक तो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो इसने सेंस कर लिया पॉल्की सेल ने, और तुरंत रेनिन को रिलीज कर दिया। ठीक, और जैसे ये लेस अमाउंट में ब्लड वॉल्यूम आया, यहाँ पे फिल्टर हुआ, उसमें सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, तो इस सोडियम को सेंस कर लिया इस मैक्यूला डेंसा ने। अब इसने सेंस करने के बाद तुरंत इसको ट्रिगर किया पॉल्की सेल को, पॉल्की सेल ने और रेनिन रिलीज किया, और ढेर सारे रेनिन मिलके इस ब्लड वेसल्स के थ्रू आए लीवर के पास, और लीवर ने क्या रिलीज किया, एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, इस रेनिन ने इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट गया कहां, हमारा लंग्स में। जैसे ये लंग्स के एल्बुलाई के नीचे जो कैपिलरीज होती है, उस कैपिलरी से ये निकलता है, उस कैपिलरीज के अंदर स्पेशल जो ये इंडोथेलियल सेल है, ये है सर इंडोथेलियल सेल। इंडोथेलियल सेल्स के ऊपर अटैच्ड रहता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2। ठीक, वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। डिफरेंट क्या है इन दोनों में, ये टोटल 10 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, 10 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, और जो सेकंड कन्वर्ट हुआ है वो टोटल 8 अमाइनो एसिड से है, 8 अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। ये डिफरेंट है, और मेजर डिफरेंट है, उसको हमें डिटेल में नहीं जाना है। और एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट वेजो मोस्ट पावरफुल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो अब ये देखो करेगा क्या एग्जैक्टली। अब ये एंजियोटेंसिन का जो पहला काम है, फर्स्ट काम है, ठीक है, ये देखो जाएगा कहां, ये जाएगा, ये यहां से ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हुए ये पहुंचेगा यहां पे राइट एट्रियम, या पूरे ब्लड वेसल्स के पास। ब्लड वेसल्स के पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो पूरा होल ब्लड होता है बॉडी में, जो होल ब्लड, उसमें से ऑलमोस्ट 70% जो ब्लड है वो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, वेसल्स के अंदर। ठीक है, इसीलिए वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ज्यादातर वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, आर्टेरियोलो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है। तो पहला इसका जो फंक्शन है वो है, यहां पे पहले ही फंक्शन ले लेता हूं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो अब ये आएगा यहां पे इस ब्लड वेसल्स के पास, और ब्लड वेसल्स के पास आने के बाद ये इस जो आर्टेरियोल्स है, छोटी छोटी ये कैपिलरीज हैं, इस कैपिलरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, इस सारे कैपिलरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा। ठीक है, जब इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा तो यहां का जो ब्लड प्रेशर होगा, इसके अंदर जो मेजर ब्लड वेसल्स है, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर जो ब्लड पास होगा वो बिल्कुल लेस अमाउंट में होगा, क्योंकि ये इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, इसके स्मूथ मसल पे एक्ट करके इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया, और इसके कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम और प्लस ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वो ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो ये आएंगे कहां, इंक्रीज होने के बाद ये राइट एट्रियम में ड्रेन होंगे, राइट एट्रियम में आएंगे, और ओके, और राइट एट्रियम से ड्रेन होने के बाद ये कहां जाएंगे ब्लड, ये जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में गए तो यहां पे क्या हुआ, तुम्हारा मेंटेन क्या हुआ, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, क्योंकि इसने कॉन्स्ट्रिक्ट करा के पूरे ब्लड को एट्रियम में भेजा, एट्रियम में गया तुम्हारे लेफ्ट हार्ट में। अब लेफ्ट हार्ट में जाने के बाद ये तुम्हारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मेंटेन हो गया, यहाँ पे मेंटेन क्या हुआ, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम मेंटेन हो गया।
ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी कैसे मैकेनिज्म, कौन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, इस दो चीज को मेंटेन कर लिया। अब दोनों चीज जब मेंटेन हो गए इसके अंदर, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मेंटेन हो गए, तो ये अपने नॉर्मल अमाउंट से क्या करेगा, जंप आउट, पंप आउट करेगा, पूरे होल ब्लड्स को पंप आउट करेगा आर्टरी, मेजर आर्टरी के अंदर, एओर्टा जिसको बोलते हैं। तो जब ये आर्टरी पंप आउटपुट करेगा होल ब्लड्स का, तो ये यहां पे क्या होगा, सिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। ठीक, कार्डियक आउटपुट, क्योंकि एंड डायस्टोलिक और स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा मेंटेन हो गया। ठीक, जब ये मेंटेन हो गया तो कार्डियक आउटपुट हमारा नॉर्मल होगा, तो जब कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होगा तो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, पहला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करा दिए हम, क्यों, क्योंकि रास थ्योरी कब एक्टिवेट हुआ था, जब बीपी हमारा डिक्रीज हो रहा था और ब्लड वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा था। तो अब देखो इस पूरे प्रोसेस को एक्टिवेट करा के हम सिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करा दिए। ठीक, अब दूसरा देखो, ये पहला पहला दूसरा इसका जो फंक्शन है एंजियोटेंसिनोजन का, दूसरा फंक्शन देखो इसका, आर्टीरियोलो कॉन्स्ट्रिक्शन है, आर्टीरियोलो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक, अब ये आएगा यहां पे इस आर्टरी के पास, इस आर्टरी के पास आएगा और इस वाले आर्टरी को, इस वाले आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा। तो जब इस वाले आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे। जब इस आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगा तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे, यानी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होंगे, यानी कि नॉर्मल अमाउंट में ब्लड इसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिया। तो इस आयोटा के अंदर जो मेजर आर्टरी है, इसके अंदर जो ब्लड वॉल्यूम रहेगा वो मेंटेन रहेगा, है कि नहीं, इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। जब इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया यहाँ पे, जब कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्योंकि लेस अमाउंट में ब्लड पास होंगे, और जब रिलैक्स करेगा ये हमारा हार्ट, उस समय हमारा जो डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, ब्लड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा, वो भी हमारा इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम कॉन्स्ट्रिक्ट करा दिए, तो इसके अंदर जो ब्लड है वो ऑलरेडी, इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ऑलरेडी मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इससे हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो देखो एक एंजियो मेजर फंक्शन एंजियोटेंसिन सेकेंड्स का। ठीक है, एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है और आर्टिकुलो कॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये सिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करा दिया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करा दिया। ये मेजर फंक्शन। और एक और मेजर फंक्शन है, ये देखो एंजियोटेंसिन यहां से निकल के जाता है कहां, हमारे ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में देखो, लेकिन कैसे जाएगा, सिग्नल देखो कैसे जाता है। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम अगर कम है, तो तुम जानते हो ये हार्ट के ऊपर, यहां पे मैं एक चीज बना देता हूं, ये है कैरोटिड साइनस, मान सपोज करो कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस के ऊपर प्यारे एक स्पेशल रिसेप्टर रहता है। ठीक, इस रिसेप्टर को बोलते हैं बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर क्या काम है, ऑक्सीजन सेंसिंग, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर सेंसिंग है ये, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और ऑक्सीजन सेंसिंग रिसेप्टर है ये। ठीक, तो जब ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम इसमें कम था, ठीक है, तो जब यहाँ पे जो ब्लड यहाँ से निकलेंगे, ये कॉमन आर्टरी से कैरोटिड साइनस की तरफ जाएंगे ये, तो जब यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम यहाँ कम रहेगा, तो ये कैरोटिड साइनस के ऊपर जो बैरो रिसेप्टर ये सेंस कर लेंगे, ऑलरेडी ये भी सेंस कर लेंगे। तो ये सेंस करने के बाद ये सिग्नल भेजेंगे कहाँ, ब्रेन को, ब्रेन को। ठीक है, और ये जिसके थ्रू ये सिग्नल आएगा इसको बोलते हैं ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, नाइन्थ नर्व है ये, आई थिंक नाइन्थ ही है। ठीक है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व बोलते हैं। ठीक, अब ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व क्या करेगा, ठीक, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व से थ्रू आया ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में।
अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम फायर करेगा, ठीक है। क्या करेगा ये फायर करेगा, और ये प्री गैंग्लियानिक फाइबर और ये पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर फायर करेगा। और प्री गैंग्लियानिक, इसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये प्री गैंग्लियानिक और पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर है। और ये प्री गैंग्लियानिक फाइबर से फायर करके ये कहां भेजेगा, ये आएगा यहां, ठीक है। यहां यहां आगे क्या करेगा, ये इसके इस सेल्स के पास एक होता है बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, इसके पास जो एक्ट करेगा वो बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा ये, ठीक है, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को। जब बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो और रेनिन रिलीज होंगे, ठीक है, और रेनिन रिलीज होंगे, और रेनिन रिलीज होकर इसमें एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड की वजह से ये आर्टेरियोलो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ये तीसरा फंक्शन है। अब देखो चौथा फंक्शन क्या है, 3 फंक्शन हो गए, अब चौथा फंक्शन देखो इसका एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन सेकंड तीसरा इसको जो फंक्शन है, इट एक्टिवेट एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये किसको एक्टिवेट करेगा, एल्डोस्टेरोन्स को, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को कैसे एक्टिवेट करेगा, अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड कहां आएगा, ये होते हुए आएगा हमारे किडनी के पास, ठीक है। और ये किडनी के पास क्या है, हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे आके एक्ट करेगा और यहां से रिलीज कराएगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन। आई डोंट नो हाउ टू स्पेल एल्डोस्टेरोन, बस समझ जाना कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज कराया। अब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स देखो क्या करेगा एग्जैक्टली, ये जाएगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स यहां से होते हुए जाएगा, देखो यहां आएगा, कहां, इस डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर। इस मैक्यूला डेंसा सेल के जस्ट बगल में नेचर ने एक और सेल को दिया, यहां एक और स्पेशलाइज्ड सेल को दिया। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, ओके, इस सेल को हम बोलेंगे प्रिंसिपल सेल। ये है हमारा प्रिंसिपल सेल, ठीक है, इसको मैं बड़ा बनाया हूं, ठीक। एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स आएगा यहां पे, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक। एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स आया और इस प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट किया, ठीक है, ध्यान देना यहां। और जाहिर सी बात है, जब ये सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होंगे, ठीक है, और न्यूक्लियस होंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल भी होंगे, यानी डीएनए भी होगा, ठीक है। अब क्या करेगा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स डिफ्यूज होकर जाएगा इसके पास। इसका प्रोसेस है कि ये जीक्यू प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, वैसे ही बता देते हैं। ये देखो क्या करेगा, ये एक्स पे एक्ट करेगा और ये करेगा जीक्यू प्रोटीन्स को एक्टिवेट, ठीक है। जीक्यू प्रोटीन एक्टिवेट करेगा एडिनाइल साइक्लेज को, एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है। और एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, एक एटीपी को यूज करेगा और ये सीएमपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और सीएमपी से ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करेगा, ठीक, प्रोटीन काइनेज ए। और प्रोटीन काइनेज ए आएगा इसके ऊपर न्यूक्लियस के इस एक स्पेशल जीन को सफल करेगा, ठीक। और इस जीन से सफल करेगा, जीन से सफल करने के बाद ये एक स्पेशल प्रोटीन बनेगा, ऑब्वियसली डीएनए से आरएनए, आरएनए से एक प्रोटीन बनेगा। और वो प्रोटीन प्यारे देखो, ये प्रोटीन ये चारों तरफ एम्बेड हो जाएगा, ये वो प्रोटीन है और ये दूसरा वही प्रोटीन चारों तरफ एम्बेड हो जाएगा।
ये प्रोटीन एम्बेड हो गए। इस प्रोटीन का क्या नाम है? सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस। ठीक है, अब देखो क्या करेगा ये, जितने भी बाहर से सोडियम होंगे, ठीक है, बाहर से सोडियम को अंदर करेगा, ठीक है, और अंदर के जितने भी इस सेल्स के अंदर जितने पोटेशियम होंगे उस सारे पोटेशियम को बाहर करेगा। ठीक है, यानी कि दो सोडियम्स को, एक्सक्यूज मी, दो सोडियम प्लस वन पोटेशियम को, ये दो सोडियम को अंदर लेगा और एक पोटेशियम को बाहर करेगा। सोडियम को अंदर क्यों लेगा? क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम होंगे सारे सोडियम को रिटेन करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम तुरंत जाएगा बोन मैरो में भेजेगा और बोन मैरो से और आरबीसी फॉर्मेशन होंगे और नए नए ब्लड सेल्स बनेंगे, इसलिए। और दूसरा चीज देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो जिसको रिलीज बनाएगा, और दूसरा चीज जो इसमें है सोडियम को, और यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे एक स्पेशल चैनल्स को बनाएगा, ठीक, और इसको बोलते हैं, इस प्रोटीन को एक्वा प्रोटीन थर्ड, एक्वापोरिन थर्ड। और यहां से देखो, एक्वापोरिन थर्ड से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी, एक्वा प्रोटीन 2 है ये, ठीक है, और ये है हमारा एक्वा प्रोटीन, ये एक और स्पेशल रिसेप्टर है, इसको बोलते हैं एक्वा प्रोटीन 2। सारे एक्वा प्रोटीन्स को अंदर लेगा, ठीक, और इस एक्वा प्रोटीन 3 के थ्रू इसके अंदर सब रीअब्सॉर्ब कराएगा। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन है। तीसरा इसका फंक्शन ये है, एक और जीन को सफल करेगा, ये दूसरे जीन को सफल करेगा, और उस जीन को सफल करने के बाद एक स्पेशल पोटेशियम एक और चैनल्स यहाँ पे क्रिएट करेगा, ये मान लो चैनल है, ठीक है, वो चैनल। तो जितने इसके अंदर देखो, जितने इसके अंदर, तीसरा जो एंजियोटेंसिन सेकेंड्स का काम है, जो लास्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट वर्क जो है इसका, ये एक्टिवेट कराता है एडीएच हार्मोन्स को, एडीएच हार्मोन्स, एडीएच हार्मोन। ठीक है, एडीएच हार्मोन्स देखो क्या करेगा प्यारे, एडीएच हार्मोन्स यहां से निकलेगा और ये आएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास, सॉरी, एडीएच हार्मोन्स को एक्टिवेट करेगा, तो एंजियोटेंसिन आएगा यहां से, ये एंजियोटेंसिन सेकंड यहां से निकलेगा और ये आएगा कहां? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये टोटल है हमारा ब्रेन, डायग्राम में समझ जाना भाई, ब्रेन है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे एंजियोटेंसिन सेकंड्स एक्ट करेगा और यहां से रिलीज कराएगा एडीएच हार्मोन्स। ठीक, अब ये एडीएच हार्मोन्स देखो यहां से क्या करेगा, यहां से निकलेगा सीधे और इसी रूट से ये होते हुए ये जाके इसी प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करेगा, तो ये प्रिंसिपल सेल्स क्या करेगा देखो, सॉरी, एडीएच हार्मोन, ये प्रिंसिपल सेल एडीएच हार्मोन आके एक्ट करेगा, जीक्यू प्रोटीन को एक्टिवेट कराया, उसके बाद एडिनाइल साइक्लेज ने एटीपी को एक्टिवेट किया और साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट हुआ और ये बनाया प्रोटीन काइनेज ए, और ये प्रोटीन काइनेज ए जाके इस जीन को सफल करेगा, और जीन को सफल करने के बाद एक्वापोरिन्स बनाएगा नंबर 2, एक्वापोरिन्स नंबर 2। ठीक है, और इसके ऊपर देखो एक सेकंड, और मैं जो ये एडीएच एक्ट करेगा इसको बोलते हैं V2 रिसेप्टर, वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर। ठीक है, तो इसके ऊपर जीक्यू वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, तो ये जीक्यू प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा, एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को यूज करके साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट होगा और साइक्लिक एमपी एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को, प्रोटीन काइनेज ए इस जीन को सफल करेगा, सफल करने के बाद दो पोरिन्स को बनाएगा, एक तो एक्वापोरिन्स 2, ठीक है, जो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल को रिटेन करेगा, और एक्वापोरिन्स थर्ड, और ये एक्वापोरिन थर्ड जो बाहर से इस सेल्स के अंदर आ रहे हैं और यहां से ये रिलीज होकर जाएंगे ब्लड्स के अंदर, यानी कि वाटर रिटेंशन होने लगेगा,
किसके थ्रू? एडीएच हार्मोन्स के थ्रू और एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स के थ्रू सोडियम का रिटेंशन होगा। और हम जानते हैं ब्लड का फॉर्मेशन में सोडियम प्लस वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ब्लड लव द सोडियम एंड वाटर। तो ये मेजर 4 फंक्शन है किसके? एंजियोटेंसिन सेकेंड्स के, ठीक, ये मेजर फंक्शन है जो एंजियोटेंसिन सेकेंड के थ्रू ये होता है।